फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली RRB NTPC CBT 2 के लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के पेपर्स हुए थे। इनमें से हम इन्हीं पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले हम 12 जून को जो लेवल 5 का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उनको डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड शिफ्ट का पेपर मुझे नहीं मिला है। अगर आप में से किसी के पास है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। HS एग्ज़ाम मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप भेज सकते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम 15 जून 2022 को लेवल 5 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो लेक्चर्स हैं ये ग्रुप डी वालों के यानी कि जो स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, आप इनको ज़रूर देखिए। अगर आपको ये लेक्चर्स मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं लेवल 5 का 15 जून 2022 को 9 से 10:30 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का और इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। हमें पता है जो एरिया होता है गोले का वो होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 900 पाई। तो यहाँ आप पाई से पाई काट देंगे और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, तो आर 15 15 225 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए लगभग निकटतम मान हमें निकालना है इसका। तो देखिए 16.13 को मैं 16 लिख सकता हूँ, तो 3 गुना में 16। 15.1303 को आप 15 ही लिख सकते हो। ठीक है, माइनस में 7.8 को 8 लिख सकते हैं। अपॉन में देखिए 4 चौक 16 होता है तो इसको लगभग में आप 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 4 से कटेगा 2 बार, तो 16 3 48, 48 और 15 63, यानी कि 63 माइनस 2 61 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य 29 दिन में पूरा हो जाए। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है बट कॉमन पैटर्न का सवाल है। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे होगा। भाई 105 व्यक्ति हैं टोटल और उस काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इन्होंने 8 दिन तक तो एक साथ काम किया ही है ना, तो 105 व्यक्तियों ने 8 दिन तक तो काम किया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 105 व्यक्तियों में कितने और व्यक्ति हम ऐड कर दें ताकि काम 29 दिन में टोटल ये करवाना चाह रहा है, जिसमें से 8 दिन इन्होंने यहाँ कर दिया तो ये 21 दिन करेंगे ऐड होने के बाद। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो हमारा 105 कॉमन लेके कितना बनेगा अंदर 36 माइनस में 8। ठीक है, इधर बचेगा 21 के गुना करिए इसमें, तो 21 पंजे 105 यानी कि 05, वहाँ से 21 में 21 और 1 22 प्लस में 21x। ठीक है, अब देखिए 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 28। 105 गुना में 28 बराबर ये बनेगा आपका, ये है इस इधर 2205 प्लस में 21x। ठीक है, तो इसको गुना करिए 8 पंजे 40 हासिल, 8 पंजे 40 का 40 आ जाएगा, 8 एकम 8 और 210 कितना बनेगा 0 4 9 और 2, तो यानी कि 2940 में से ये 2205 इधर आएगा माइनस में 2205 कितना बचेगा 5 3 और 22 और 7 735 बराबर ये बचेगा इधर 21x। ठीक है, ये 21x बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 63 बचे 10, 21 पंजे 105 यानी कि 35 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन
2 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, रोहन के पास 36 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 25 इंटू 20 सेंटीमीटर की विमाओं वाला एक घनाभ के आकार का बॉक्स था। उसने इसमें से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बची? तो भाई देखिए, पहले इसका हम घनाभ का वॉल्यूम अगर निकालें तो बनेगा हमारा 36 गुना में 25 गुना में 20। कितना बनेगा देखिए, 25 दूनी 50, 500 यानी 2 जीरो और 5 गुना में 36, 5 36, 5 15 और 3 18 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा हमारा, 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, तो देखिए इसमें से हम मैक्सिमम लेनी है। 4 का मल्टीपल ले लीजिए इसमें से। 36 तो 4 का मल्टीपल है ही। ठीक है। अब 25 में से हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 4 का मल्टीपल 24 और 20 4 का मल्टीपल है ही। तो ये कितना बन जाएगा? गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 720 गुना में 24 कितना बनेगा? 24 का 0, 24 दूनी 48, 4 24 सत्ते 168 और 4 172। ठीक है। अब देखिए, ये वो है जो क्यूब का वॉल्यूम है और ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो मैक्सिमम इतना आ सकता है और ये टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम था। तो इसमें से अगर हम 17,200 घटा देंगे तो हमारा जो स्पेस बचेगा वो बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा? घटा दीजिए, यानी कि ये 280 है। ठीक है। तो बनेगा हमारा 720। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक बस और एक कार की चालों का अनुपात, मान लेते हैं भाई ये बस है और ये कार है, इनका अनुपात दे रखा है 7:11 और 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो चाल कितना बन जाएगा भाई? चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, तो यानी कि 396 बटे में 6, तो बनेगा 6 6 36, 6 6 36 यानी कि 66। ठीक है। ये किसका है? कार का। और हमारे हिसाब से कार की स्पीड कितनी दे रखी है? 11। तो इस 11 की वैल्यू ही 66 है। कितने गुना? 6 गुना। तो कह रहा है बस की चाल बता दीजिए। बस की चाल ये है, तो भाई 6 गुना कितनी बन जाएगी? 7 6 42। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी सम अष्टभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो इंटरनल एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का, वो होता है, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 अपॉन में n क्या आया? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ अष्टभुज की बात कर रहा है, तो अष्टभुज में कितनी साइड्स होती हैं? 8। तो 8 माइनस 2 यानी कि 6 गुना में 180 अपॉन में 8। ठीक है जी। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे तो 3 बार 35 दिया, कितना होता है? 135। तो 135 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या है वो 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभागों में छात्रों की संख्या बराबर थी। ठीक है। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा अध्यापकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भाई, ये मान लेते हैं कक्षा 6th है, ये 7th है और ये कक्षा 8th है। ठीक है। और इनमें 6 में है कितने? 184 और 7th में है 276 और 8th में है 322। इतने थे। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है अगर प्रत्येक बराबर थी और न्यूनतम, यानी कि प्रत्येक अनुभाग में अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया जाता है। कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए कक्षा, तो देखिए इनका हम निकालेंगे HCF। HCF निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इनका डिफरेंस लीजिए, 6 में से 4 गए तो 2 और ये बचेगा आपका 9। ठीक है। इनका डिफरेंस लीजिए, कितना बनेगा? 12 में से 6 गए तो 6 और 31 यानी कि 4। और अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो बनेगा 12 में से 4 गए तो 8
और 13। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ ये इसका 3 गुना है, तो यानी कि आपका HCF कितना आ जाएगा 46। ठीक है जी। अब कह रहा है कि प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा अध्यापकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो भाई अगर हम कक्षा 6 की बात करते हैं तो 184 टोटल विद्यार्थी थे, जिसमें 46 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 चौक 16 लगभग 4 बार कटेगा। ठीक है, प्लस में अगर हम 7th की बात करते हैं तो आपका 276 अपॉन में 46, ये 4 सत्ते 28, 4 सिक्के 24, तो ये 6 बार कटेगा। और अगर हम कक्षा 8th की बात करते हैं तो 322 अपॉन में 46, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, तो ये 7 बार कटेगा। ठीक है, तो ये प्लस में 7, तो कितना बन गया आपका टोटल, ये हो गया 6 और 4 10 और 7 17। 17 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √5/2 है तो थीटा एक न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखिए यही होता है ना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं इसको लिख दूँ √5 और इसको लिख देते हैं 2। तो ये कितना बनेगा, 5 में से 5 और 4 9 यानी कि 3, ये बन जाएगा 3। तो सेक थीटा क्या होता है अब आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कितना बन जाएगा आपका, सेक थीटा बनेगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा बनेगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी कि 3/2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है A का 15% रेशियो B का 25%। तो मैं लिख सकता हूँ भाई A यानी कि 15A, परसेंटेज से 15 कट जाएगा, 25B परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 8/11 है। तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो ये बनेगा 11 तिया 33A बराबर 8 पंजे 40B। तो यहाँ से A रेशियो B कितना बन जाएगा, बनेगा आपका 40 अपॉन में 33, यानी कि 40 रेशियो 33 आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उनमें से भी 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। तो देखिए आपको नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है। तो मान लेता हूँ मैं कि जो टोटल पेंसिल थी वो कितनी थी, 15 चौका 60 थी। ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि इनमें से 3/4 रंगीन थी, तो इसका 3/4 कितना बन जाएगा, 4 से 15, 15 थी 45, 45 थी कितनी कलर्ड। ठीक है, और उनमें से भी 8/15, 8/15 कैसी थी, 8/15 थी आपकी लाल। तो भाई इसका 8 अगर आप 15 निकालोगे तो 15 थी 45, तो ये बनेगा 24। तो ये कह रहा है 24 थी कितनी कलर्ड, वो रेड, सॉरी। ठीक है, 24 इनमें से रेड थी, जो भी कलर्ड थी इनमें से 8/24 थी रेड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो मैं कह सकता हूँ कि जो 40 है ये 24 की वैल्यू ही है। ठीक है, पूछी क्या है पेंसिलों की कुल संख्या, तो 60 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो भाई ये 40 है, ये आपका 40 गिवन है ना यहाँ, है ना। तो 60 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा 40 अपॉन में 24 गुना में 60। 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 से काटेंगे तो 20 बार, 20 पंजे 100 थी आपकी टोटल पेंसिल। 100 आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, 450 का 18% के 30% के बराबर है। तो देखिए यहाँ परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से कटेगा ये 6 बार। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 270 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 40 96 किसका अंडर रूट होता है, तो 6 छिंग 36 और या तो 66 या 64 का। तो देखिए अगर मैं 64 को चेक करता हूँ तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 48 और 1 49 हासिल का 4, 6 छिंग 36 और 4 40, बिल्कुल ये 64 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा आपका 64 प्लस में। अगर आप क्यूब रूट की बात करते हो तो 40 96 मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 का क्यूब होता है 40 96। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 16 प्लस में। यहाँ आप देखेंगे तो भाई 64 का आप निकाल चुके हो 40 96। ठीक है, तो 64 का भी फिर ये 4 है, तो 64 का भी अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका 8। ठीक है जी, और यहाँ आप क्यूब निकाल चुके हो कितने का, 16 का, और 16 का भी आप अंडर रूट निकाले, ऐसे लिख लोगे ना कि क्यूब रूट और उसकी भी पावर 2। ठीक है, मान लेते हैं x की क्यूब रूट पावर 2, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 4। जोड़ लीजिए कितना आ गया, 64 और 16 80 और 8 88 और 4 92, 92 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए cos a बराबर √3/2 दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो √3/2 cos में कितने पे होता है, 30 पे। तो मैं कह सकता हूँ कि a का मान कितना है, 30। भाई cos 30 का मान ही √3/2 होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 30। tan 30 यानी कि 1/√3 माइनस में cot 30 यानी कि √3 अपॉन में √3 नीचे है ही और माइनस में cos 30 का √3 होता है तो 2/√3 आ जाएगा sec 30। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 3 में से यानी कि -2 अपॉन में √3 अपॉन में ये बनेगा आपका नीचे √3 इंटू √3 2 3 √3 इंटू √3 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 अपॉन में √3 से √3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF के 28 गुने के बराबर है, यानी कि एलसीएम है वो 28 टाइम्स ऑफ HCF गिवन है हमें, और उनके एलसीएम और HCF का अंतर दे रखा है 405, यानी एलसीएम माइनस में HCF गिवन है हमें 405। ठीक है, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो मैं कह सकता जो हमारी संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 4A और 7B। ठीक है, तो कह रहा है दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ से अंतर निकालता हूँ तो 7 में से 4 गए, तो चलिए अंतर अभी छोड़िए आप। तो यहाँ देखिए अगर आप यहाँ L की वैल्यू रखते हो तो कितना बन जाएगा, 28H माइनस में H, यानी कि मैं लिख देता हूँ 28H माइनस में H बराबर 405, तो 27H बराबर 405। 9 से काटिए, 9 × 27, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, H की वैल्यू आएगी आपकी 3 15 यानी कि 15। ठीक है जी, तो आपकी अगर HCF 15 आ गया तो आपकी संख्याएं क्या बन जाएंगी, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105। ये संख्याएं बन गई आपकी। इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये संख्याएं बन गई। ठीक है, आप कह रहे हैं इनका अंतर बता दीजिए, अंतर कितना बनेगा, 40 और 5 45। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर हम पहला चेक करते हैं तो 8 × 24 बचे 7, 8 × 9 72 बिल्कुल है। और इसको देखते हैं तो 8 × 24 7, 74 बनेगा, नहीं है।
बाकी इनमें से कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा मान्यता धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लेती है, यानी कि 2.5 घंटा लेती है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ समय ले रही है वो 2 घंटा और यहाँ ले रही है 2.5, यानी कि 5/2। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँगा। अगर समय का रेशियो 4:5 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5:4। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी मान लूँ मैं, डिस्टेंस बन जाएगी आपकी 4 गुना में समय, यानी कि 4×5 = 20। ठीक है, तो क्या रहा है, शांत जल में उसे यह द्विमार्गी यानी दोनों तरफ यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अगर एक साइड से 20 है तो दोनों तरफ से कितनी बन जाएगी, 40 अपॉन में, और समय कितना बन जाएगा आपका, स्पीड कितनी बनेगी आपका, 5 और 4 9 रिलेटिव स्पीड। ठीक है, 9 शांत जल में। ठीक है, 9। अब देखिए काटिए इसको, 9 चौक 36, 4 घंटा तो कंप्लीट हो जाएंगे, बचेगा आपका कितना, 4/9। गुना में मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लीजिए, 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे तो 20 बार, और 20 चौक 80/3 तो कितना बनेगा, 26 × 78। ठीक है, 26 × 78 होता है तो 26 बार और चला जाएगा, 78 बनेगा, तो यानी कि 2/3 बचेगा, और गुना में फिर 60 कर लीजिए सेकंड के लिए, 3 से काटेंगे तो 20 बार, 20 दूनी 40। तो देखिए कितने इजी वे में मैंने आपको समझाया है। आंसर आ गया आपका 4 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए भाई, आपके अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, इसको परसेंटेज में बदल लीजिए। अगर इसको मैं 100 से गुना करता हूँ तो 25 चौका 100, ये आएगा 88%। ठीक है, इसको मैं 100 से गुना करता हूँ तो ये आएगा 5 17 पंजे 85%। ठीक है, इसको मैं 100 से गुना करता हूँ तो 9 से लगभग 11 बार कटेगा, ये भी लगभग 88% के आसपास आएगा। और इसको 100 से गुना करता हूँ तो कितना बनेगा आपका, 40 से ये कटेगा 2.5 बार, यानी कि 2.5, तो यानी कि 37 दूनी 74 और 18 दूनी 36, 74 प्लस में 18 अगर हम लगभग में लिखते हैं तो ये बनेगा आपका 74 और 18, तो कितना बनेगा, या 92%। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 92% यही है, तो हमारी यही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेन मकसद है कि आपको समझ आना चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करनी है आपको। देखिए sin 60, tan 30 और cos 45। sin 60 की वैल्यू अगर आपको वैल्यूज पता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखिए बहुत ही प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आएगा। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा आपका, 2√6। ठीक है, तो आप √2 √3 लिख लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा, √3 से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3√2, 3√2 प्लस में, क्योंकि √3 3 बन जाएगा और √2 बचेगा आपका। √3 से भाग देते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2√2 प्लस में √2 से √2 कटेगा आपका, बनेगा 2√3। तो कितना बन गया, ये बन गया 3√2 और 2√2 यानी कि 5√2 प्लस में 2√3 अपॉन में बनेगा आपका 2√6। अब लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगर आप इसको रेशनलाइजेशन करते हो इसका तो बनेगा आपका √6 इंटू में √6, और इस 1/2 को अब या इस 2 को यहाँ से हटा के 1/2 बाहर लिख लीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा, देखिए गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, अंडर रूट में 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 5
5 पहले ही है और 2 ये आ गया, तो कितना बन गया आपका 10√2 प्लस में ये बनेगा 6×18 को आप क्या लिख सकते हो, 6×18 को ये 10√3 है, ये 3√2 लिख सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप 6×18 को √18 को आप 3√2 लिख सकते हो ना, और 2 बाहर है। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 6√2। ठीक है, और अपॉन में ये 2 नीचे ही है और इनटू में √6 का 6 बन जाएगा। ठीक है, अब आप काट लीजिए इसको। अगर 2 से काटते हो तो 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, तो कितना बनेगा 3√2 तो ये बचा, प्लस में 5√3 ये बचा, और नीचे में 6 ये है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में तो इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में मैं इस तरीके से के सवाल बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में तो हो जाता है कितना 96,800 और 3 साल में हो जा रहा है कितना 106,480। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से 2 साल से 3 साल तक 1 साल का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल का ब्याज कितना मिला। तो भाई 0 का 0 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 5, 15 में से 6 गए तो 9। ठीक है, ये बचेगा 9680। ये जो ब्याज मिला है ये कितने के ऊपर मिला है, ये इतने के ऊपर मिला है। ठीक है, तो 100 के ऊपर कितना, तो आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0, ये इसका 10 बार कटेगा तो रेट आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, 10% आंसर होगा ऑप्शन 4। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से ये जाएगा 6 बार, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12। 12 को आप 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, और 5 से इसको देंगे तो 12 बार और 2 ये, तो यानी 12 - 2 ये बचेगा आपका 10। ठीक है, और 40 में से आप 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 30, और 65 में से आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 35। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है। ये यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु इतने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम दे रखा है, तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πRh, तो 2 गुना में 22/7 इंटू में r, यानी कि बाह्य और आंतरिक यानी कि कैपिटल R माइनस में स्मॉल r। बाह्य त्रिज्या में कैपिटल R मान लेता हूँ, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r, और इंटू में h की वैल्यू दे रखी है 7 और ये दे रखा है 110 के बराबर। ठीक है, देखिए, चलिए मैं डायग्राम आपके लिए एक बार बना देता हूँ। मान लेते हैं ये है वो बेलन। ठीक है, और इसकी कुछ थिकनेस बना देता हूँ। मान लेते हैं भाई चलिए 1 मिनट, और कुछ थिकनेस बना देता हूँ। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए,
अगर मैं इसकी डायमेंशंस लिखता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बाहर वाली रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक ये अंदर वाली रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपकी, यानी यहाँ से यहाँ तक है आपकी कितनी, स्मॉल आर। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर बराबर 110 के, क्योंकि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है हमें 110 के बराबर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 से 10 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो आपकी कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। इनकी रेडियस का अंतर, दोनों की रेडियस का अंतर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी थिकनेस आ गई है। कह रहा है यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई का मान वही 22/7, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, क्योंकि प्रयुक्त धातु है ये, यानी कि ये वाली धातु की बात कर रहा है, तो ये बड़े में से हम छोटा घटा देंगे तभी तो ये वाला आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू में एच कितनी है आपकी 7, और ये गिवन है आपको 30/25/10 लिख दूँ इसको पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, बचे 8, 11 से 5 बार कटेगा। और अगर आप 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। ये बनेगा आपका, यानी कि 13.75 बन जाएगा। 1 10 नीचे है ना, तो यानी 13.75 बन जाएगा। ये क्या है आपकी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो आर प्लस में आर इंटू में आर माइनस में आर। ठीक है, तो आपका, और देखिए आर माइनस आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2.5, तो इसकी जगह पे मैं अगर 2.5 लिख दूं तो आर प्लस में स्मॉल आर इंटू में 2.5, ये आपने निकाली है कितनी 13.75। तो यहाँ से आप आर प्लस में आर निकालेंगे तो कितना बनेगा, बटे में ये 13.75, ये बटे में 2.5 चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए 1375 बटे में 100 गुना में ये पॉइंट ऊपर जाएगा, इसका पॉइंट जो 10 जाएगा नीचे 25, 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 1 0 से 1 0, तो कितना बन गया आपका, ये बन गया 5.5। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमें निकालनी है, क्या निकालनी है वो देखिए, आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर निकालनी है। अगर आप स्मॉल आर निकालेंगे तो आपका बनेगा, देखिए ये आर माइनस आर और ये आर प्लस आर, तो हमें निकालनी है। अगर हम इसमें से मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम 2 में से 1 को घटा देते हैं तो कितना बनेगा हमारा, आर कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, यानी 2r बनेगा। देखिए किधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ, यानी कि 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 2r बराबर 55 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.5 पॉइंट है ना, यहाँ दो एक के बाद, तो आंसर होगा आपका 1.5 ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, यदि 2000 की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी, यानी कि हमें अमाउंट निकालनी है। तो अगर हम 30% की बात करते हैं तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 3/10। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो निकालूँ तो प्रिंसिपल अगर 10 था तो बाद में कितना हो गया, 3 का उस पर ब्याज मिला तो कितना हो गया 13। अब ये 3 साल की कहानी कह रहा है, 3 वर्ष की, तो 3 साल में कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और ये बन जाएगा आपका 1331। ठीक है, क्या कह रहा है,
परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी? सॉरी 1331 नहीं बनेगा, ये 13 की क्यूब यानी कि बनेगा आपका 4913। सॉरी 12 की क्यूब होता है आपकी 1728, तो 13 की क्यूब होता है आपका 2197। आई एम सॉरी 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका 13 की क्यूब, 13 की क्यूब है ये, और ये क्या है आपकी 10 की क्यूब है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है प्रिंसिपल 2000 था, यानी कि इस 1000 की वैल्यू ही 2000 है, यानी कि 2 गुना है। तो अमाउंट पूछिए परिपक्वता पर देय राशि, 2 गुना कितनी हो जाएगी? 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 और 1 19, 1 दूनी 42 और 1 43, 4394 में आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्या कह रहा है? 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को देय धनराशि 20 वर्ष पश्चात तिमिर को देय धनराशि की राशि समान होगी। तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था? तो भाई 2 हैं, तिमिर और मोनाली, ठीक है। और मान लेते हैं कि तिमिर के हिस्से में प्रिंसिपल P1 और तिमिर उसके मोनाली के में P2, ठीक है। और देखिए 10% का अगर रेट है दोनों के लिए, 10 का मतलब कोई रकम 10 से 11 हो जा रही है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 11/10 गुना हो रही है, ठीक है। तो वही जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपना, इसको मैं 11/10 और पावर कितनी है मोनाली तिमिर के लिए 20 वर्ष, तो यानी कि हाँ 20, और इसको अगर मैं लिखूँ तो 11/10 क्योंकि दोनों के लिए रेट सेम है, और इसके लिए पावर कितनी है 18, ठीक है जी। और ये कह रहा है दोनों बराबर हैं। बस हो गया आपका सवाल। अगर आप इसको P1 अपॉन में P2 का रेशियो निकालते हो दोनों के प्रिंसिपल का, तो कितना बनेगा? 11/10 की पावर 11/10 की पावर 18 इधर है, और ये जाएगा 11/10 की पावर कितना 20, तो ये यहाँ से कट जाएगा, पावर 2 बचेगी। 11/10 तो मैं कह सकता हूँ कि 1/11/10 की पावर 2, तो इसको बदल के ऊपर जाके कितना बन जाएगा ये 10/11 की पावर 2, तो मैं 100/121 लिख दूँ इसको, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए ये तो है ऊपर वाला आपका P1 किसका माना है? तिमिर का, और नीचे वाला किसका है? मोनाली का। और टोटल जो अमाउंट दे रखी है आपको वो दे रखी है 221/00, और हमारे हिसाब से टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है 121 और 100 221, तो 221 की वैल्यू हमें गिवन है कितना 221/20, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू 100 है या फिर ये 100 गुना है। तो आपसे पूछिए किसकी? मोनाली की यानी कि P2, तो यानी कि P2 हमारा 121 की वैल्यू पूछी है, तो 100 गुना कितनी हो जाएगी 121/20। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 13 गुना थी। मान लेते हैं प्रेजेंट में उन दोनों की कुछ एज रही होगी। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, यानी कि मान लेते हैं ये मदर है और ये डॉटर है, तो मदर की 13 गुना है डॉटर से, यानी 13:1 है। और कह रहा है 2 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना होगी, और 2 वर्ष बाद की कहानी है तो कितना 4 गुना, तो यानी कि 4:1 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि थ्रू आउट द एज, जो एज का डिफरेंस रहता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना है 12, यहाँ डिफरेंस कितना है 3,
तो इसको बराबर करना पड़ेगा। 12 करने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करेंगे तो बनेगा आपका 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब हो गया आपका बराबर। ठीक है, कितना बन गया आपका भाई? इधर भी गैप 12 हो गया, इधर भी गैप 12 हो गया। तो हमारे हिसाब से टोटल गैप कितना हो गया? कोई संख्या 1 से 4 हो रही है, तो यानी कि 3 की बढ़ोतरी हो रही है। और सवाल के हिसाब से बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 4 इधर और 2 इधर, यानी कि 6। यानी कि 3 की वैल्यू 6 है, 2 गुना है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 16 की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुना 32। और इस 4 की गुना वैल्यू कितनी होगी? 2 गुना 8। ठीक है, अब ये 2 वर्ष बाद की कहानी है, तो 2 वर्ष पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी भाई? 2 वर्ष पहले 30 हो जाएगी मदर की, और 2 वर्ष पहले 6 हो जाएगी इसकी। तो इनकी प्रेजेंट में एज कितनी है? 30 और 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कितने वर्ष बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो हम ऑप्शन में से उठाते हैं, देखिए 6 को ही उठाते हैं। तो 6 वर्ष बाद उसकी माँ हो जाएगी 36 की, और 6 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद उसकी बेटी हो जाएगी 6 और 6 12 की। तो क्या 3 गुना हो रही है 36 12 का? बिल्कुल। तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 बेलनों का आयतन बराबर है और दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। मान लेते हैं एक पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है। कह रहा है पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से दूसरे की कम है, दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले की त्रिज्या से 20% कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो अगर पहले की 5 है तो दूसरे की कम है। दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले से 20% कम है, यानी 5 से 1 कम है, तो यानी कि 4 है। ये कहानी है रेडियस की। ठीक है जी, तो कह रहा है पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है। तो आप देखिए, आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर इंटू में h। तो मैं इसको स्क्वायर कर, यानी कि r स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये 25 बनेगा और ये 16 बनेगा। और यहाँ h की बात करें तो इसको मैं h1 मान लेता हूँ, इसको h2 मान लेता हूँ। तो ये बनेगा वॉल्यूम, बनेगा आपका, दोनों का वॉल्यूम बराबर दिया है ना, 25 h1 और ये बनेगा आपका 16 h2। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम h1 h2 का रेशियो निकालते हैं तो बनेगा आपका 16:25। कह रहा है कितना कम, कितना अधिक है दूसरे बेलन का पहले से? ये कितना अधिक है? 9। कितने से? 16 से। और 9/16 आपका क्या होता है? 56.25% होता है। ये आपका आंसर होगा। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म है ये। तो पहले आप लिखेंगे a प्लस b, तो यानी 2.91 प्लस में 1.09 a प्लस b इंटू में a माइनस b, यानी कि 2.91 माइनस में 1.09। ठीक है, a प्लस बी इंटू, और नीचे हमारा है ही कितना? 1.82। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इनको जोड़िए। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये तो बना, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4 बचेगा। इधर इसको घटाइए, 11 में से 9 गए तो 2। ठीक है, यहाँ बचे 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ बचे आपका 8, 8 का 8 आ जाएगा और ये 1.82। ठीक है, और देखिए 1.82 से आपका 1.82 कट जाएगा तो 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है और उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज की प्रति
पारी औसत स्कोर कितना था। तो 12वीं पारी से पहले मान लेते हैं 11वीं पारी में उसका औसत x था, तो 12वीं पारी में उसके 84 रन बनाने के कारण एवरेज है वो 4 बढ़ जाता है, ये एवरेज है, ठीक है, 4 बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके का एक तरीका बताता हूँ आपको कि यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही है 1 की, और यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही है 4 की। इस 1 को गुना करिए आप इससे, और इस 11 की गुना करिए इससे, तो कितना बनेगा x प्लस में 4 प्लस में 11 चौक 44 बराबर कितना है 84 की वजह से है ना ये चेंज, 84 रख देंगे, ठीक है। तो हमें पूछिए 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद तो यानी कि हम लेंगे 12वीं पारी के बाद की बात है तो लेंगे x प्लस 4, और 12वीं पारी से पहले की बात आती तो लेते x, ठीक है, 11, जैसे हमने 11वीं का माना है। तो यानी कि x प्लस 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 माइनस में 44 घटाइए कितना आ जाएगा 40। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए इसके मध्यिका, इसकी हमें मध्यिका निकालनी है, यानी कि मीडियन निकालना है। और मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले 1 लिख दिया, उससे अगला 2 लिख दिया, ठीक है, उससे अगला आपने लिखा 4, ठीक है, उससे अगला लिखा आपने 5, उससे अगला हो जाएगा 7, और लास्ट में हो जाएगा आपका 8। तो ये कितनी संख्या है टोटल 3 और 3 6, ठीक है। तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, इनके बीच का आएगा मीडियन, और कितना बनेगा इनके बीच में 4.5। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। 2 वर्गों के परिमापों का अंतर 48 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैसे तो इजी से क्वेश्चन है, बट मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। मान लेते हैं ये एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा इससे 4 गुनी है, ठीक है जी। तो मान लेते हैं अगर इसकी भुजा a है तो इसकी भुजा कितनी है 4a। कह रहा है इनके परिमाप का अंतर, तो भाई इनका पहले वाले का परिमाप कितना हो जाएगा 4a होता है, तो यानी 4 चौक 16a, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a, और इन दोनों का अंतर दे रखा है परिमापों का 12a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 48, ठीक है जी। 12a की वैल्यू 48 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48 यानी कि 4। तो आपकी साइड कितनी बन जाएंगी, साइड यानी कि इसकी साइड बन जाएगी आपकी 4, और इसकी साइड कितनी बन जाएगी आपकी 4 चौक 16। अब कह रहा है बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि जिसकी साइड 16 है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 16 16 256। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। देखिए मैं डायग्रामेटिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे से आपको समझ में आए। बाकी ये इजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली कर सकते हैं पेपर में। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7500 की राशि 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो भाई देखिए 8 वर्ष में हो रही है ना, तो यानी कि 8 वर्ष का ब्याज कितना बना, 8 साल का ब्याज बना आपका 11,700 में से अगर हम 7500 घटाते हैं तो ये ब्याज बनेगा। 2 जीरो का 2 जीरो आएगा, 7 में से 5 गए तो 2, और 11 में 7 गए तो 4, 4200। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा आपका 8 पंजे 40 बचे 2, 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, 525 बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो 7500 पर 525 का ब्याज मिला है, तो यानी 525 हम रेट निकाल रहे हैं, 525 का ब्याज मिला है 7500 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, और 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 से कटेगा 7 बार, तो आपकी रेट आ जाएगी कितनी 7%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। ए अकेले किसी कार्य को 66 दिन में कर सकता है, भाई ए कर सकता है 66 दिनों में, और बी अकेले उस कार्य को 55 दिन में कर सकता है, तो बी 55 दिन में कर सकता है। और कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ इस कार्य को 22 दिनों में कर सकते हैं।
तो यानी A प्लस B प्लस C कर सकते हैं 22 दिनों में। तो भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो 11 गुना में 6, इसको आप क्या लिख सकते हो 11 गुना में 5, और इसको आप क्या लिख सकते हो 11 गुना में 2। ठीक है, तो 11 तो आ ही जाएगा, गुना में 6 पंजे 30 और आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बन गया टोटल वर्क 330। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 11 से 11 कट जाएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 5। और बी की कितनी आ जाएगी? 11 से 11 कट जाएगा, 5 6 30 यानी कि बी की आ जाएगी 6। और तीनों की कितनी आएगी? 11 से 11, 2 से 15 यानी कि 15। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए कि तीनों की एफिशिएंसी 15 है, जिनमें से ए और बी की 11 है, तो सी की कितनी बचेगी? 4। तो मैं कह सकता हूँ सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 4। ठीक है, क्या कह रहा है? सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो भाई देखिए 330 टोटल काम है और सी को करवानी है, चेक करवाना है 4 की एफिशिएंसी से। तो काट लीजिए इसको, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 82.5 दिन में कर देगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 32 वस्तुओं का एसपी बराबर है 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ। कितना बन जाएगा आपका? 32 बटे में 38। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 16 बार, 2 से काटेंगे तो 19 बार। कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 16 की वस्तु को अगर आप 19 रुपये में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 3 का। 3 का प्रॉफिट हुआ है 16 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 75 बटे में 4, तो काटिए 4 एकम 4, बचे 3, 4 अट्ठे 32, तो 18.75 आपका आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा? एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 है। यदि इसकी एक समांतर भुजा 28 है तो दूसरी समांतर भुजा बताइए। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये वो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और ये कह रहा है इसकी एक समांतर भुजा आपको गिवन है कितनी? 28। ठीक है, 28 गिवन है ना, ये 28, और दूसरी को मान लेते हैं हम x, और इसका एरिया भी गिवन है कितना? 140। और कह रहा है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपको वो भी गिवन है, वो कितनी है आपकी? ये रही आपकी 7। ठीक है, तो ये है 7। बस देखिए एरिया का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, ये होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया आपका सवाल। कितना होगा? 140 आपको एरिया, इधर लिख देता हूँ, एरिया गिवन है आपको 140 बराबर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि एक 28 है, दूसरी हमने x मान ली, इनटू में h आपको गिवन है कितनी? 7। ठीक है, 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14, 20, तो कितना बनेगा? 20 दूनी 40, यानी कि 28 प्लस में x बराबर 40, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये आपका आंसर है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 40% चीनी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी विलयन की एक निश्चित मात्रा को 48 चीनी विलयन वाले 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। 35% वाले विलयन की कितनी मात्रा थी? तो भाई देखिए पहला वाला है 35 और दूसरा वाला है कितना आपका? 48, और बनाना कितना है? 40 वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40। एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना बनेगा आपका? देखिए 48 में से 40 गए तो इधर बचेगा 8,
और 40 में से 35 गई तो इधर बचेगा 5। बट इसने बोला है जो 48 वाला है ना उसकी मात्रा भी गिवन है आपको कितना 8 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 5 की वैल्यू गिवन है 8 लीटर, ठीक है। और हमसे पूछी है 35 वाले में तो 8 की, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 लीटर जो वैल्यू है वो 5 की है और हमसे पूछी है इस 8 की, ठीक है। तो कितना बनेगा 64/5 और इसको मैं ऊपर नीचे गुना करके 128/10 लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा 12.8। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। तो देखिए 12 संख्या हैं तो 5 हैं, तो यानी कि बीच में एवरेज रहेगी, 2 इधर रहेंगी 2 इधर रहेंगी, ठीक है। कह रहा है अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। तो भाई अगली संख्या इसकी एक 13 होगी और एक 15 होगी। ये होंगी 5 संख्याएं, ठीक है। इधर होगी आपकी एक 11 एक 10, ठीक है। कह रहा है अगली 2 संख्या भी इंक्लूड कर लीजिए। अगली 2 संख्या अगर इंक्लूड करेंगे तो बनेगा आपकी 16 और 17। अब कह रहा है अब एवरेज बता दीजिए। तो अब ये संख्याएं बन गई 7, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो आपकी एवरेज बीच की आ जाएगी कितनी 13। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत बता दीजिए। तो देखिए ये गांव हैं ABCD, ये जनसंख्या है इनमें, और इसमें साक्षर और निरक्षर। तो देखिए भाई साक्षर का पूछा है तो 2 की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू यानी टोटल 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 1500 यानी 300 टाइम्स। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 600, ठीक है। और यहाँ 11 और 9 20 की वैल्यू 40 है, 200 टाइम्स, तो 11 दूनी 2200 आ जाएगी यहाँ साक्षर व्यक्तियों की, ठीक है। और 13 2 15 दूनी 30, तो 13 दूनी 2600 आ जाएगी इसकी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसकी आ गई 2600। 5 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 11 चौक 4400, ठीक है। इस 4 की 4400। अब आप इनको जोड़ लीजिए, कितना बन गया आपका, देखिए 2200 और 4400 कितना हो गया 2200 और 4400 6600, 6600 और 600 7200, 7200 और 2600 9800। 9800 कितने में से टोटल कितने हैं ये देखिए 5500 और 1500 कितना हो गया 7000, 7 और 4 11, 11 और 3 14000 और गुना में 100% के लिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 7 98 और 0, आंसर आएगा हमारा 70%, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 35 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं और आपको इन लेक्चर से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप सबसे पहले चैनल को यानी एग्ज़ाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको जो भी मैंने ये लेक्चर समझाया है इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है HS एग्ज़ाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।